बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम द लॉ शो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, ज़ाकिर ख़ान। आज 26 फरवरी है, 26 फरवरी 2019 और 29 मार्च 2019 को जो ब्रेग्ज़िट के हवाले से डेट है कि यूके जो है वो ईयू से बाहर निकलेगा। 29 मार्च जो कि एक महीने का टाइम रह गया। जैसे कि मैंने कहा 26 फरवरी है, लेकिन अभी तक हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या होने लगा है। अगर आप न्यूज़ भी फॉलो कर रहे हैं तो इस वक्त हुकूमत, अपोजिशन, काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, कोई अभी पता नहीं है। इनकी निगोसिएशंस चल रही हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की ईयू की जो गवर्नमेंट्स के साथ, लेकिन कोई नहीं पता अभी तक कि क्या होगा क्या नहीं होगा। शायद दोबारा से रेफरेंडम हो, शायद नो डील हो और शायद डील हो जाए। बहरहाल ये जो अगले 3-4 हफ्ते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस हवाले से। और जो भी सिचुएशन बनती है तो यहाँ पे जो ईयू इमिग्रेंट्स हैं, जो नेशनल्स हैं, जो डिपेंडेंट्स हैं उनके, और नॉन ईयू भी जो हैं उनके लिए भी उसकी बड़े इम्प्लिकेशंस होंगी जो भी सिचुएशन बनती है। तो आप ये प्रोग्राम जो मेरा होता है हर ट्यूसडे को वीनस टीवी पे, अगर आप इंशाल्लाह अगले 3-4 हफ्ते में देखेंगे तो जो नई डेवलपमेंट्स होंगी तो मैं इस प्रोग्राम में आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगा। और इस हवाले से फिर जो भी इमिग्रेशन के कवानीन आते हैं वो भी हम अपने इस प्रोग्राम में ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आप चाहें तो आज के प्रोग्राम में मुझे कॉल कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है स्क्रीन पे आ रहा है, इस नंबर पे जो स्टूडियो का नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली। जब आप कॉल करते हैं तो प्लीज़ अपने टीवी को वॉल्यूम बंद कर दिया करें ताकि कोई हमारी किसी डिस्टर्बेंस के बगैर आपकी मुझसे बात हो सके। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आपकी मुझसे बात हो जाती है तो उसके बाद भी बेहतर होता है किसी भी वकील के पास जाके डिटेल में अपना केस ज़रूर डिस्कस कर लिया करें ताकि किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। जैसे कि मैंने कहा है, हमारा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, इस नंबर पे कॉल करके आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आपका किसी किस्म का कोई कानूनी मसला है, ज़रूरी नहीं है कि इमिग्रेशन का मसला हो, कोई भी अगर कानूनी मसला है तो आप इस प्रोग्राम में कॉल करके बात कर सकते हैं। अगेन मैं आपको सिर्फ एक गाइड कर सकता हूँ, लेकिन बहुत डिटेल में आपसे आपका जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस नहीं कर सकता। अगर आप मुझसे प्रोग्राम के बाद भी रब्ता करना चाहें तो मेरा ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे, हम जो ब्रेक पे जाते हैं और प्रोग्राम के आखिर में वो आता है, तो आप उस ईमेल एड्रेस पे मुझसे प्रोग्राम के बाद भी रब्ता कर सकते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ आज के पहले कॉलर से करते हैं। हेलो 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 जी, हेलो जी भाई। जी, कौन सा बोल रहे हैं? सर जी, मैं सलीम बात कर रहा हूँ फ्रॉम मैनचेस्टर से। जी मेरे दो सवाल हैं बड़े भाई, ये रिफ्यूजी स्टेटस के बारे में। बोलें। एक तो ये है कि ये जो गुड करैक्टर का ये चेक करते हैं 10 साल का, मैंने आपके प्रोग्रामों में सुना है कि 10 साल वो पीछे वेरिफिकेशन करते हैं कि इसका करैक्टर कैसा है। वो अगर किसी के 10 साल हुए ही ना हो पासपोर्ट अप्लाई करते वक्त, तो उसके साथ क्या उसमें होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 साल हो गए मुझे रेफ्यूजी स्टेटस में, 1 साल पहले मैं आया था 6 साल, और जब मैं इंडेफिनेट के बाद 1 साल और हो जाएगा तो 7 साल हो जाएंगे टोटल, जब मेरा स्टेटस पूरा हो जाएगा कि मैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर इसमें सकूंगा। सलीम साहब जो बात है, आपके लास्ट 10 जो भी अप्लाई करता है उनके लास्ट 10 ईयर्स देखते हैं। अगर किसी को 10 साल ना हुए, जितना भी अरसा उनको यहाँ पे हुआ होगा, अगर 5 साल हुए, 6 साल हुए, जिस आपके केस में 6-7 साल हो गए, तो आपके वो लास्ट 6-7 ईयर्स तक आप जो जब से आप आए आपको देखेंगे, मैक्सिमम लास्ट 10 ईयर्स। लेकिन जब से आप आए अच्छा। तो जब से आप आए मैं कह ये नहीं है कि पूरे 10 साल ही मुझे वो गुजारने पड़ेंगे तब उसके बाद जाके। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैक्सिमम लास्ट 10 ईयर्स। लेकिन अगर आप 10 साल से कम अरसे में यहाँ पे आपको आए हुए हैं तो वो जितने अरसे से आप यहाँ पे हैं वो सारा आपका रिकॉर्ड देखेंगे, लेकिन मैक्सिमम लास्ट 10 ईयर्स। सॉरी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही अब। आपका दूसरा सवाल क्या था? अच्छा नाज़रीन, मेरा ख्याल सलीम साहब आपको शायद आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि क्योंकि एक इंटरेस्टिंग सवाल था, सिंपल सवाल, इंटरेस्टिंग सवाल था। मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर दूं
कि जो भी नेशनलिटी के लिए अप्लाई करता है तो जो नेशनलिटी डिपार्टमेंट है वो आपके लास्ट 10 ईयर्स का रिकॉर्ड देखते हैं कि लास्ट 10 ईयर्स में आपने किसी किस्म की कोई इमिग्रेशन कंडीशन ब्रीच तो नहीं की। आप जो गुड कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है कि आप कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जिसकी वजह से ये समझा जाए कि आपका कैरेक्टर सही नहीं था, जिसमें इमिग्रेशन कंडीशंस की ब्रीच भी आती है, तो लास्ट 10 ईयर्स का देखते हैं। लेकिन अगर आपको आए हुए 5-6 साल हुए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने 10 साल पूरे करने हैं और उसके बाद आपने नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना है। एज लॉन्ग एज आपका जो 5-6 साल जितना अर्सा आपका हुआ है वो सही है, उसमें किसी किस्म की कोई ब्रीचेस नहीं है, तो उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ सलीम साहब कि आपको अब बड़ा क्लियर हो गया होगा। मुझे ये नहीं समझ पड़ी कि आपका दूसरा सवाल क्या था, लेकिन अगर आप चाहें तो आप दोबारा कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। नाज़रीन, हमारा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है स्टूडियो का, इसी नंबर पे कॉल करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? हाँ सर, अहमद बात कर रहा हूँ मानचेस्टर से। सर मेरा छोटे छोटे 2 क्वेश्चन है, प्लीज मैं टीवी पे आपका जवाब सुनूंगा। जी बोलिए। सर मेरे पास इंडेफिनेट है जो मुझे मिला जनवरी 2018 में। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसा कि इंडेफिनेट मिलने के बाद अगर मैं पाकिस्तान जाके अभी रहना चाहता हूँ तो कुछ फैमिली मैटर्स हैं, तो इंडेफिनेट पे बंदा पाकिस्तान टोटल ओवरऑल कितना रह सकता है, लाइक साल 2 साल या कितना रह सकता है, और कितनी जगह के बाद एंट्री डालनी होती है? एक क्वेश्चन ये है। और दूसरा है कि इसके लिए मुझे लाइफ इन द यूके अभी मैंने सिटीजन अप्लाई करनी है, तो मैं 95 डेज ओवर रहा हूँ, जैसा कि 90 डेज होता है, तो मैं 95 डेज हो गए मेरे, तो मैं कब अप्लाई कर सकता हूँ सर? ये मैं टीवी पे सुनूंगा सर। थैंक यू। जी जी देखिए अहमद साहब, आपका जो पहला सवाल है इनडेफिनेट के हवाले से कि अगर किसी को इनडेफिनेट मिला हो और वो यूके से बाहर जाता है तो कितना अरसा वो बाहर रह सकता है, उसमें जो जनरली स्पीकिंग होता है वो ये होता है कि मैक्सिमम 2 इयर्स, यानी कि 2 साल से ज़्यादा आप जो हैं बाहर ना रहें। जब किसी को इनडेफिनेट मिल चुका हो तो एज़ लॉन्ग एज़ वो 2 साल के अंदर वापस आ जाते हैं तो आम तौर पे आपका इंडेफिनेट कैंसिल नहीं किया जाता। लेकिन इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे बहरहाल क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि क्यों आपने इतना अरसा बाहर गुजारा। एज़ लॉन्ग एज़ कोई आपका मेन रेजिडेंस यहाँ पे रहा हो, यानी कि आप सब कुछ छोड़ के ना गए हों और आपको 2 साल से ज़्यादा का अरसा ना हुआ हो, मैक्सिमम 2 साल के अंदर आप आ गए हो, तो फिर आपको आने दे दिया जाता है और आपका इंडेफिनेट कैंसिल नहीं होता। जहाँ तक आपने इस चीज़ की बात की कि सिटीज़नशिप के हवाले से कि आपको 95 डेज़ हुए हैं, तो देखें जब भी आप अप्लाई करेंगे लास्ट 1 ईयर में जब आप अप्लाई करते हैं तो पिछले 1 साल में आपने ये देखना है कि आप 90 डेज से ज़्यादा बाहर न रहे हों मुल्क यूके से। एज़ लॉन्ग एज़ आप 90 डेज से ज़्यादा बाहर ना रहे हों तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट 1 ईयर में जो है वो 90 डेज और इन टोटल लास्ट 5 ईयर्स में 15 मंथ्स का टाइम होता है। मैं उम्मीद करता हूँ अहमद साहब कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो यस हेलो। यस सर। जी जी, आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है। कौन सा बोल रहे हैं? मैं राजेंद्र त्रिवेदी बोलता हूँ। जी राजेंद्र साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? हाँ, ऐसी बात है कि मुझे मालूम नहीं कि मैं सही मंच पर आया हूँ कि नहीं आया हूँ, लेकिन मेरा 2001 में जो लॉ पास हुआ था कि ओवरसीज सिटीजन जितने होंगे तो जिसका बर्न अफ्रीका में हुआ है उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। वो लोग के अंडर हम यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो 18 साल के ऊपर के थे तो उनको आने नहीं दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो वर्ड रखा था जब लॉ पास किया था कि वी आर करेक्टिंग अवर हिस्टोरिकल मिस्टेक आफ्टर 50 इयर्स एंड गिवन सिटीजनशिप टू दोज हु पास्ट बोर्न इन अफ्रीका, तो हम इसके वजह से मैं कुछ आगे उसका रजूआत करना चाहता हूँ गवर्नमेंट में, तो ये क्या हो सकता है मुमकिन? देखिए राजेंद्र साहब, इसमें मुझे आपसे ज़रा थोड़ी सी डिटेल चाहिए होगी जो कि इस वक्त पॉसिबल नहीं है। उसका बेहतर तरीका ये है, अगर आप चाहें तो आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा। मेरा ईमेल एड्रेस जब हम ब्रेक पे जाते हैं या प्रोग्राम ब्रेक पे जाने से पहले मेरा ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे आएगा,
या प्रोग्राम के एंड में मेरा ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे आएगा। आप मुझे उस ईमेल एड्रेस पे अपने सारे सर्कमस्टांसेस कि कब आए और क्या सिचुएशन है आपकी, और अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी लिख दीजिएगा। तो मैं आपको फिर डिटेल में इसका सही तरीके से जवाब दे दूँगा, क्योंकि इस वक्त पॉसिबल नहीं होगा कि मैं इस वक्त टीवी पे आपसे इतनी डिटेल लेके आपको सही तरीके से जवाब दे सकूँ। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रही हो, क्या सवाल है आपका? मेरा नाम रोमाना है जी बोलिए। हाँ, मैंने लास्ट दिसंबर को एक ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन किए थी जी मेरे बेटे के ऊपर। मेरा बेटा 7 साल का है। जी फिर हम नेक्स्ट सपोर्ट पे रहते हैं। फिर उन्होंने हमें बायोमेट्रिक दिया। फिर उसके बाद उन्हें एक और लेटर भेजे, हमारे मैरिज सर्टिफिकेट, वो हमारे बच्चे के साथ रहते हैं उनके प्रूफ। फिर हमने सब कुछ दिया। उसके बाद उन्होंने फिर एक चिट्ठी लिखे कि आप हमको कौन सा लीड एप्लीकेंट कौन हो, आप वो हमें बताओ। फिर क्या हमने दिया। सॉरी आपका सॉरी मुझे समझ नहीं पड़ी, आपका आखिर में क्या होता है? उन्होंने दोबारा जो आपको लेटर लिखा उसमें क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा आप कौन आपके लीड एप्लीकेंट अच्छा, हो, लीड एप्लीकेंट किसके नाम पे सब आएगा, कौन हो आपके लीड एप्लीकेंट, कौन हो सकते हो आप, आपके हस्बैंड और आपके बच्चे। हमारे 3 बच्चे हैं। फिर हमने बोला ओके इज गोना बी मी। देन हमने भेजा चिट्ठी लिखे हमारे नाम देके। फिर कुछ नहीं आया उसके बाद। तो क्या हो सकते हैं? देखें, आपने मुझे बताया कि आपके बच्चे को यहाँ पे रहते हुए 7 साल हो गए हैं, और आपने दिसंबर में एप्लीकेशन की है, तो अभी तकरीबन 2 महीने का टाइम हुआ है। आमतौर पे जब बच्चे के साथ रहते हुए यहाँ पे आपको 7 साल या उससे ज़्यादा का टाइम गुजर जाए तो एक आपकी मजबूत एप्लीकेशन होती है, स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन होती है। लेकिन हर केस के सर्कमस्टांसेस मुख्तलिफ होते हैं और आपके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से आपकी एप्लीकेशन कंसिडर होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो है एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुल होगी, लेकिन फ़िलहाल कुछ कहना मुश्किल होगा। अगर किसी वजह से आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है, आपको अपील का राइट मिलेगा और वहाँ पे आपका काफ़ी चांस होता है। जनरली स्पीकिंग, मैंने जैसे कि कहा है कि एक मजबूत एप्लीकेशन होती है जब बच्चे को यहाँ पे रहते हुए 7 साल हो जाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हैं, क्या सवाल है आपका? मिसेस हुसैन क्लासको से बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि हमारे पास 2.5 साल की लीव टू रिमेन है। हमने 2 दफा एक्सटेंशन करवा चुके हैं। अब नेक्स्ट ईयर हमारी 3री एक्सटेंशन है। तो मेरा ये पूछना था कि हम सेम डे सर्विस में जा सकते हैं कि नहीं, मतलब हमारे सारे पेपर जैसे बाय पोस्ट भेजते हैं ऐसे भेजने पड़ेंगे, और जो 10 साल का रूट है वो 5 साल में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता? बस यही इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मुझे। थैंक यू। जी शुक्रिया जी, थैंक यू मिसेस हुसैन। देखें, जहाँ तक आपने सेम डे सर्विस की बात की है तो बिल्कुल आपको, चूंकि ऑलरेडी आपके पास लीव है और आपको उन्होंने 10 ईयर्स रूट में डाला हुआ है, तो आप बिल्कुल जो है वो सेम डे सर्विस पे जा सकते हैं। अब जहाँ तक आप बात करिए 10 ईयर्स रूट पे, सॉरी कि आप 10 ईयर्स रूट पे हैं, आप 5 ईयर्स रूट पे जा सकती हैं कि नहीं। तो अगर आप कभी ओवर स्टे रही हैं और आपकी सिचुएशन ऐसी थी कि आप ओवर स्टे थी और आपको फिर इन्होंने यहाँ पे डिस्क्रेशन यूज़ करते हुए आपको ये लीव दी है, तो फिर मुश्किल होता है कि 10 ईयर्स से आप 5 ईयर्स पे जा सकें। हाँ, ये ज़रूर पॉसिबिलिटी है कि इन टोटल अगर आपको रहते हुए अब 10 साल हो जाएं लीगली, तो फिर आप शायद जल्दी इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकें। लेकिन जनरली स्पीकिंग जब आपको एक मतलब 10 ईयर्स रूट में वो डाल दें तो फिर 5 ईयर्स रूट पे आम तौर पे नहीं जाया जा सकता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अभी एक ब्रेक का टाइम हो गया है, तो मेरा ईमेल एड्रेस अगर आप नोट करना चाहें तो इस वक्त स्क्रीन पे ईमेल एड्रेस आ रहा है। इस ईमेल एड्रेस पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। प्रोग्राम के बाद भी आप किधर जाइएगा नहीं, और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है। बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं द लॉ शो, और हम पहले ब्रेक से पहले कॉल्स दे रहे थे, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? जी, इफ्तिखार बोल रहे हैं। मेरे 2 क्वेश्चन हैं। जी। एक मेरा फ्रेंड है, वो इटली ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਇਟਲੀ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਇਟਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਹੈ,
ਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ है ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ प्लीज ਦੱਸ ਦਿਓ। जी देखें इफ्तिखार साहब, जहाँ तक आपके दोस्त का ताल्लुक़ है, जिनके पास इटालियन नेशनलिटी है, बच्चे भी इटालियन नेशनल्स हैं, तो वो तो 29 मार्च को असूलन जो है वो, या जो सुनने में आ रहा है, यूके बाहर निकलेगा EU से, लेकिन अभी चीज़ें फाइनलाइज कोई नहीं हुई, अभी मामलात चल रहे हैं। जो यूरोपियन नेशनल्स हैं वो यहाँ पे रह सकते हैं, और अगर कोई डील होती है तो शायद 29 मार्च के बाद भी रह सकें उनको, और अगर 29 मार्च के बाद भी अगर वो आएँ तो उनको यहाँ पे शायद रहने की इजाज़त दी जाए अगर डील कोई होती है। लेकिन अगर कोई डील नहीं होती तो फिर अभी कोई नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बेहतर इसका तरीका ये है कि अगर आपके दोस्त यहाँ पे आना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि उसमें फिर डिले ना करें। अगर उन्होंने आना है, बच्चों के साथ आना है, तो अगर अभी वो आते हैं, बच्चों के साथ आते हैं, 29 मार्च से पहले आते हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई मसला होगा। 29 मार्च के बाद क्या होता है ये अगले 1-2-4 हफ्ते में या 2 हफ्ते में पता चलेगा, अगर कोई डील नहीं होती। जो दूसरा आपका सवाल है विज़िट वीज़ा के हवाले से, तो आपकी जो बेटी हैं वो अगर यहाँ पे काम कर रही हैं पार्ट टाइम और अपने ताया को स्पॉन्सर करना चाहती हैं विज़िट के लिए, तो कर सकती हैं, एज़ लॉन्ग एज़ वो शो कर सकती हैं कि जी यहाँ पे जब वो आएंगे तो उनके पास जगह है कि वहाँ पे ठहर सकें वो, और उनका ख़र्चा भी वो बर्दाश्त कर सकती हैं। अगर आपके ताया जो हैं वो जो आपके भाई वो ख़ुद अपना ख़र्चा उठाएंगे तो फिर उनको पाकिस्तान की बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह लगानी होंगी। लेकिन बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर वो पार्ट टाइम काम कर रही हैं और वो इनकम उनकी इतनी है तो वो स्पॉन्सर कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हो, क्या सवाल है आपका? जी, मैं मिसेस शहजाद बोल रही हूँ लुटन से। जी। मैंने आपसे ये क्वेश्चन करना था कि हमने जो साइलम अप्लाई किया था उसका फाइनल इंटरव्यू हम दे चुके हैं। जी। तो इसके डिसीजन आने में कितना टाइम लगता है? देखिए, कोई फिक्स टाइम तो नहीं है, लेकिन आम तौर पे विदिन 3 मंथ्स जो है आ जाता है डिसीजन, लेकिन ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, कोई फिक्स टाइम नहीं है। अच्छा, बस मैंने यही पता करना था। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच और बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी। हेलो जी सर। जी, आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है। कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? जी सर, मैं आपका फर्स्ट कॉलर हूँ और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत तफसील से आपने वो 10 साल वाला मैटर मुझे समझा दिया और मैं 100%। अच्छा, आपका दूसरा सवाल रह गया था मेरा ख्याल में। दूसरा सवाल मेरी लाइन ड्रॉप हो गई थी। अच्छा, ये दूसरा सवाल मेरा ये था कि ये जो होम कंट्री जाने पे पाबंदी होती है ये ताहयात होती है या इंडेफिनेट में, या उसके बाद पासपोर्ट लेने के बाद आप होम कंट्री का विजिट कर सकते हैं? देखें, कानूनी तौर पे जब आप रिफ्यूजी होते हैं तो आप अपने मुल्क नहीं जा सकते। जब आपको इंडेफिनेट मिल जाता है और आपका रिफ्यूजी स्टेटस फिर ख़त्म हो जाता है टेक्निकली, और अगर आपके जो प्रॉब्लम्स थी, आपके हालात चेंज हो जाते हैं, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। जब आप रिफ्यूजी होते हैं और फिर हालात चेंज होते हैं और आप वापस जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके हालात अब चूँकि ऐसे नहीं रहे कि आपकी जान को ख़तरा है, तो इसलिए आप फिर परमानेंट रेजिडेंस इंडेफिनेट के लिए क्वालिफाई नहीं करते। लेकिन जब आप रिफ्यूजी स्टेटस से चेंज होके आपको जब इंडेफिनेट मिल जाता है, उसके बाद अगर आपके हालात चेंज हो जाते हैं तो आप अपने मुल्क जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सलीम साहब आपको जो आपका सवाल था वो उसका जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम एहसन है। मेरे पास 2 सवाल हैं, अगर आप उनमें मेरी रहनुमाई कर दें। मेरी बेगम के पास डच नेशनैलिटी है और मेरे पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी, और मेरी बेगम को रहते हुए मेरे साथ वो आई भी यूके 4 साल पहले थी, तो अभी 4 साल उसको कंप्लीट हो जाते हैं, और मुझे जो वीज़ा मिला है वो 2 साल पहले मिला है। तो क्या मैं जो स्पाउस वीज़ा 5 साल का होता है, तो क्या मैं अपना रिलेशनशिप 5 साल का दिखा के इंडेफिनेट अप्लाई कर सकता हूँ कि मैं वीज़े का वेट करूँ? दूसरी चीज़ ये कि मेरे 2 बच्चे हैं। पहली बेटी जब पैदा। एहसन साहब, मुझे ये बताएं कि आपकी शादी कब हुई थी? जी, मेरी शादी हुई थी 2015 में। तो मतलब 4 साल पहले आपकी शादी हुई थी।
जी 4 साल पहले ही। अच्छा, तो मगर वीजा मुझे 2017 में मिला। जी जी ठीक, मैं समझ गया आपका। देखिए, अगर तो आपकी शादी 4 साल पहले हुई थी, उस वक्त आपकी जो वाइफ हैं वो यूरोपियन नेशनल थी, और उस वक्त से आपकी वाइफ 4 साल से आप लोग इकट्ठे रह रहे हैं और आपकी वाइफ थ्रू आउट टीटी राइट एक्सरसाइज कर रही हैं, तो फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज, उस वक्त से नहीं जब आपको वीज़ा मिला है, जब आपकी शादी हुई उस वक्त से आपको फिर काउंट करेंगे। जब उस वक्त से आपको 5 साल हो जाते हैं तो फिर आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आप एक तो ये कि आपकी वाइफ थ्रू आउट 5 ईयर्स से आपकी वाइफ ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही हैं और आप उनके साथ रह रहे हो। तो मैं एहसन साहब, मेरे ख्याल में आप जा चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपने शायद दूसरा भी कोई सवाल करना था, तो अगर आपकी कॉल कट गई है, आप चाहें तो आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो सर जी, हेलो जी जी, मैं आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है। बोलिए, कौन बोल रही हो, क्या सवाल है आपका? सर मैं सिमरन बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैंने सितंबर में अपने बेटे की जैसे फाइल लगाई हुई थी, उसको 7 ईयर हो गए हैं जहाँ पर। जी जी। तो मुझे जानना चाहिए था कि जैसे 5 मंथ हो चुके हैं, तो अगर मैं इसमें से प्रीमियर सर्विस चूज करती हूँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ता कि रिजल्ट नेक्स्ट फ्यूचर में? मुझे पहले ये बताएं कि आप मुझे, चूँकि पहले ज़रा क्लियर नहीं हुआ, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं थी। आपने बच्चे के बेसिस पे अप्लाई किया हुआ है, 7 साल बच्चे को हो गए हैं, ऐसी ये कहा आपने? जी जी। अच्छा, और उससे पहले आपके पास कोई वीज़ा था? नहीं 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 नहीं, आपके पास कोई वीज़ा नहीं था, तो आप प्रीमियम सर्विस पे नहीं जा सकती। जी, जैसे मैं वीज़े की वेट कर रही हूँ तो 6 मंथ, नियरली 5 मंथ्स हो चुके हैं, अभी आया नहीं है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं प्रीमियर सर्विस चूज करती हूँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, आप प्रीमियम सर्विस के लिए नहीं जा सकती। अगर आपके पास पहले कोई वीज़ा नहीं था, आपने बच्चे की बेसिस पे अभी 7 साल की बेसिस पे अप्लाई किया हुआ है, आप प्रीमियम सर्विस पे नहीं जा सकती। ओके जी जी ठीक है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। जो है आमतौर पे 5-6 महीने डिसीजन को लग जाते हैं, इससे ज़्यादा का टाइम भी आजकल लग रहा है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं एहसन बात कर रहा हूँ, अभी शायद कॉल ड्रॉप हो गई थी। जी एहसन साहब बोलिए, आप यूरोपियन नेशनल। मेरा दूसरा सवाल, जी जी, मेरा दूसरा सवाल ये था कि मेरी बेगम को क्योंकि रहते थे 4 साल हो गए हैं, मेरी पहली बेटी पैदा हुई थी 2012 में, और सॉरी 2016 में, तो उसका मैंने अप्लाई किया था डच पासपोर्ट। तो मेरा एक बेटा पैदा हुआ 1 वीक पहले, क्या मैं उसका ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकता हूँ या डच नेशनलिटी अप्लाई करूंगा, क्योंकि बेगम को रहते थे 4 साल तो हो गए काम करते हैं? नहीं, अभी तो आप उसका डच पासपोर्ट अप्लाई करेंगे। उसकी वजह यह है कि आपकी जो बेगम है उनको रहते हुए अभी 4 साल हुए हैं, उन्होंने अभी उनको 5 साल नहीं हुए और उनको परमानेंट रेजिडेंस यहाँ पे नहीं मिला। अगर आपका बेटा उस वक्त पैदा होता या बच्चा कोई तब पैदा होता जब आपके पास या आपकी वाइफ के पास परमानेंट रेजिडेंस स्टेटस होता, तो फिर वो ब्रिटिश पासपोर्ट उसको मिलता, या फिर या ये दूसरी सूरत ये है कि अगर आपका बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ है और आपकी जो वाइफ को या आपको जब परमानेंट रेजिडेंस मिल जाता है तो आप अपने बच्चे को रजिस्टर करा सकते हैं एज ब्रिटिश सिटीजन, लेकिन वो उस सूरत में कि जब आपको या आपकी वाइफ को परमानेंट रेजिडेंस मिल जाता है। फ़िलहाल जो है, चूँकि उनको 4 साल हुए हैं यहाँ पे, अभी परमानेंट रेजिडेंस के लिए आपकी जो वाइफ एलिजिबल नहीं होती, तो फिलहाल आप उनकी बच्चे की नेशनलिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया हसन साहब। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? It's Majid here from Scotland. जी जी। Yeah, I just want to ask you a question. Yes, go on. Sorry, what's your name? Right. Actually, my missus, she's from back home Pakistan. She came in 2001. Yeah. She came as a visitor, and we got married here. She is a British national from last, say, 10 years. Yeah. Okay. When she left the country, she had a child, about 2-year-old, 3-year-old now. I think he's now, I think, about 17, something, 18. Well, we never applied for him, not as a visitor, not as a permanent. But the time she was in here, the time he was born, she doesn't have any nationality or any residency or anything. Is there any way we can apply for anything for him to come over now? Do you understand where I'm coming from? You got my question? I got your question, but I'm not not completely. What you are saying is your missus,
she got British nationality and then she went back to Pakistan. Am I right? No. She came from Pakistan in 2000, first time as a visitor. In 2000, okay. She got married to me and she's a British national now. Okay. From her previous marriage, she had a child in Pakistan. Okay. And from last 10 years, she never went back to see him, and he's now about 18 or 19, right? He's now 17. Sorry, 17. He's now 19-year-old. 19 years old. All right. Okay. But the child is from her previous marriage, yeah? Yeah, from her ex-partner and ex-husband. All right. Okay. And we've got 2 kids now. They are British, and she's British as well. All right. Okay. Now I got your question, but unfortunately, because the child is from her previous marriage, who was obviously born before she got her British nationality, and the child is now over 18, it is now very, very difficult for her to call over her child from Pakistan. So unfortunately, that won't be possible. All right. Thank you very much. Next caller की तरफ चलते हैं. Hello. Hello. अस्सलामुअलैकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. कौन सा बोल रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, मैं इकबाल बात कर रहा हूँ लंदन से. जी इकबाल साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? हम हैं बेसिकली टियर 1 पे. जी जी. तो हमने अपनी एक्सटेंशन भी करा ली थी. अब हम जा रहे हैं ILR पे. जी जी. मेरे आपसे छोटे छोटे से 2 सवाल थे. एक तो मेरा पहला सवाल ये था कि ILR जब आपका हो जाता है तो उसके बाद अगर आप नेशनलाइजेशन के लिए जाते हैं तो कितना मैक्सिमम एरिया टाइम है जो आप यहाँ से बाहर रहते हैं? अच्छा, जब मतलब जैसे हम टियर 1 में पहले थे तो 180 डेज रह सकते थे. ठीक है, मैं आपको अब कितना दिन बाहर रह सकते हैं? जी, जब आप नेशनैलिटी के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें जो बाहर रहने की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जब भी आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो लास्ट 5 इयर्स में इन टोटल आप 15 मंथ से ज़्यादा यानी कि 15 महीने से ज़्यादा आप UK से बाहर ना रहे हो इन टोटल लास्ट 5 इयर्स में, और लास्ट 1 ईयर में आप 3 महीने से ज़्यादा UK से बाहर ना रहे हो. तो लास्ट 1 ईयर में 3 महीने से ज़्यादा और इन टोटल लास्ट 5 इयर्स में 15 महीने से ज़्यादा बाहर ना रहे हो. इकबाल साहब, आपने मेरे ख्याल में अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद नहीं किया तो शायद इसलिए आपको डिले हो रहा है. अगर आप टीवी वॉल्यूम बंद करते हैं और आपने दूसरा सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं. मेरे ख्याल में कॉल ड्रॉप हो गई इकबाल साहब की. नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं. हेलो. हेलो. जी जी हेलो. जी मेरा नाम अली है. सॉरी, एक छोटा सा सवाल. सॉरी, आवाज आपकी क्लियर नहीं है. कौन सा बोल रहे हैं? अली बात कर. जी अली साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? अच्छा, मेरा आपसे सवाल था कि मेरी शादी हुई थी 2014 में. मेरे 2 बच्चे हैं अभी, और एक 4 साल का और एक अभी रिसेंटली बोर्न हुआ है 5-6 मंथ का. तो मैं तब से लेके अभी तक अपने पहले मैंने स्पाउस वीजा अप्लाई किया था, लेकिन वो 1-2 मैं पहली कोर्ट जीत भी गया था, लेकिन वो थोड़ा सा खैर मैंने इसको विड्रॉ करके मैंने नई फाइल डाली थी. ये अभी 2 साल होने वाले हैं, उससे 20 मंथ्स हो गए हैं. तो मैंने इतने उनको लेटर भी लिखे हैं ऑफिस को, कोई मुझे उसका जवाब नहीं मिल रहा. तो एक ये मेरा सवाल है, और दूसरा मेरा ये सवाल है कि अभी मुझे वैसे मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और मैं कभी इधर ओवरस्टे भी नहीं हुआ. मैं 2011 में इधर आया था, पहले स्टूडेंट था, तो उसके बाद मैंने शादी की, मेरा वीजा था, कभी ओवरस्टे भी नहीं हुआ. देखें तो शादी को ही 5 साल हो गए. शादी को तो 5 साल हो गए आपको, लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है कि आप कभी ओवर स्टे नहीं हुए और 2 साल आप बता रहे हैं आपकी एप्लीकेशन को हो गए हैं ना. ठीक है ना? जी ऐसे ही है. तो आपने MP के जरिए रब्ता किया होम ऑफिस से? मैंने अपने सॉलिसिटर के थ्रू काफी बार उनको लेटर लिखे हैं. आपको चाहिए, आपको ये चाहिए. लेकिन पहली चीज़ तो ये है, आपका सॉलिसिटर आपको बता सकता है क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन की हुई है कि जब आपने एप्लीकेशन की थी अपनी स्पाउस वीजा की, तो आप सारी रिक्वायरमेंट मीट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स वगैरह? जी, जो मैंने वो 2014 में जब मैंने अप्लाई की थी. जी आपने तो 2000 अगर आपको 2 साल से आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है तो आपने तो 2016 के करीब आसपास अप्लाई की होगी ना? जी मैंने जो पहले मैंने 14 में अप्लाई की थी वो एज अ स्पाउस वीजा की थी जो 5 इयर्स के लिए था. वो मेरी वाइफ जो है
वो उसकी इनकम भी 19,000 से ऊपर थी और मैं भी ओवरस्टे नहीं था, हमारी कोर्ट मैरिज भी हुई थी, एवरीथिंग हुआ था, लेकिन उन्होंने मेरा वो ट्विक का कोई केस बना के तो मेरी जो है ना उसको ऐसा कोर्ट में ले गए थे, लेकिन मैं कोर्ट में भी जाके जीत गया था। और फिर उन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया, अपर टर्मिनल में गया, अपर टर्मिनल में उन्होंने मुझे वापस टर्मिनल में भेजा, तो वहाँ पे मैं केस लूज हो गया। फिर मैंने एक सोलिसिटर से रब्ता किया, उन्होंने कहा कि आप इसको विड्रॉ करें और आप अपना देखिए अली साहब, बहरहाल मसला आपका फिलहाल ये है कि आपकी एप्लीकेशन को चूंकि 2 साल हो गए, आप ये कह रहे हैं कि अभी तक कोई जवाब नहीं आ रहा, तो आपको चाहिए एक तो सोलिसिटर्स के थ्रू लेटर लिखें, और उसके अलावा आप अपने लोकल एमपी से रब्ता करें और एमपी के ज़रिए भी होम ऑफिस को लिखें कि भाई इतना अरसा हो गया, 2 साल से या 2.5 साल से आप वेट कर रहे हैं, आपके बच्चे भी हो गए हैं, तो जल्दी आपकी एप्लीकेशन जो है वो डिसाइड की जाए। तो अगर आप एमपी के ज़रिए भी लिखते हैं और वकील की तरफ से भी आपके लेटर्स जा रहे हैं, तो होपफुली जल्द कोई डिसीजन आ जाएगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, एक मरतबा फिर ब्रेक का टाइम हो गया। अगर आप मेरा ईमेल एड्रेस नोट करना चाहें तो स्क्रीन पे आ रहा है। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है, किधर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में मिलते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं द लॉ शो और हमारे प्रोग्राम को ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम रह गया, बगैर कोई वक्त ज़ाया किए अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हैं, क्या सवाल है आपका? अच्छा सर, मेरा नाम नुमान है और मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अपना केस डाला हुआ था FLRO का ना जी जी, तो 3 दिन पहले मेरे अकाउंट में उन्होंने जो मैंने अपना NHS के पैसे थे ना वो क्रेडिट कर दिए दोबारा से ना, रिफंड दिए, लेकिन अभी तक मुझे कोई और किसी किस्म की भी कम्युनिकेशन नहीं हुई, कोई लेटर वगैरह नहीं अभी तक आया। और दूसरा, मैं साइनों पे भी जाता हूँ हर अल्टरनेट मंडे को ना, तो आज भी मैं गया हुआ था उधर ना, तो पहले तो उन्होंने कभी मुझे इस तरह नहीं कहा जी कि आपने नेक्स्ट डेट इसको आना है, तो आज उन्होंने मुझे ये भी बोला जी कि अब आपने 11 तारीख को आना है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि उन्होंने मुझे स्पेशली ये क्यों बोला है, और मेरे पैसे भी वापस करती हैं लेकिन अभी तक और कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई। देखें नुमान साहब, आम तौर पे जब आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है तो तब आम तौर पे तो तब आपके वो पैसे वापस होते हैं NHS के, जो IHS के होते हैं। तो आपको चाहिए ये कि अगर आपके कोई वकील हैं तो उनसे भी पता कीजिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको जवाब आ चुका हो, और आप होम ऑफिस से रब्ता करके फ़ोन पे भी आप या आपके वकील जो है मालूमात कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो है उसका क्या हुआ। लेकिन जो मुझे आपकी बातों से अंदाज़ा हो रहा है, जिस तरह आपने बताया कि उन्होंने डेट भी कही है कि अब आप इस डेट को आएँ और आपको IHS के पैसे भी वापस मिल गए हैं, तो जो मुझे आपकी बातों से यही लग रहा है कि आपकी शायद एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई है। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि अब आपने 11 को अगर जाना भी है तो उससे पहले आप अगर कोई एप्लीकेशन हो सकती है आपकी, आप अपने वकील से रब्ता करें या किसी वकील से रब्ता करके अपने केस को फिर उसको उस हिसाब से फॉलो अप करें। बहुत शुक्रिया नुमान साहब, नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, बोलिए कौन बोल रही है, क्या सवाल है? आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत इंफॉर्मेटिव है। थैंक यू वेरी मच। और कई सवालों के जवाब तो हमें बगैर कॉल किए ही मिल जाते हैं। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो आज का सवाल है उसमें भी आपको जवाब मिल जाएगा। बोलिए क्या सवाल है आपका? इंशाल्लाह ज़रूर। ये मेरे एक भाई का मसला है कि पूछना चाह रहे थे कि जैसे उनको रिफ्यूजी स्टेटस मिला हुआ है और माशाल्लाह वो मतलब अच्छे प्रोफेशनल भी हैं, यहाँ पे प्लैब वगैरह कर रहे हैं डॉक्टर के लिए। तो ये पूछना चाह रहे थे कि रेफ्यूजी स्टेटस में जब उनको इंडेफिनेट के लिए उन्हें ये लाइफ इन यूके के साथ साथ ये B1 का भी करना पड़ेगा कि नहीं? देखिए, रेफ्यूजी स्टेटस की बेसिस पे जब आप जब कोई इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करता है या परमानेंट रेजिडेंस के लिए, तो उनको लाइफ इन द यूके टेस्ट और इंग्लिश का नहीं करना पड़ता। मैं इंडेफिनेट की बात कर रहा हूँ। जब आप रिफ्यूजी स्टेटस आपको मिला हो और फिर आपने उस बेसिस पे इंडेफिनेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जब फिर वो नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर बहरहाल करना पड़ता है। लेकिन इंडेफिनेट के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्यूजी स्टेटस, तो उसमें फिर लाइफ इन द यूके और इंग्लिश का टेस्ट नहीं करना पड़ता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो सर,
हेलो सर, मैं आपका शो देख रहा हूँ सर। मेरे पास जी हेलो जी आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है, बोलिए। अगर आपने टीवी का अपना वॉल्यूम बंद नहीं किया तो बंद कर दें प्लीज। मेरे पास मेरा बेटा 3.5 साल का है और मेरे पास स्टेट प्लस सर्टिफिकेट मैंने बनवा लिया है। जी तो मैं फाइल डाल सकता हूँ या नहीं डाल सकता अभी? जी, अगर आपका बच्चा जो है वो स्टेटलेस है तो आमतौर पे जब बच्चा 5 साल का हो जाए तो आप उसकी वो कर सकते हैं नेशनैलिटी के लिए, उसको रजिस्टर करा सकते हैं। अगर बच्चा 5 साल यहाँ पे पैदा हुआ हो, 5 साल हो जाएं और स्टेटलेस हो। लेकिन अगर आप उससे पहले वीज़े की एप्लीकेशन करना चाहें यहाँ पे लीव टू रिमेन के लिए, बच्चा स्टेटलेस है तो उस बेसिस पे आप अभी भी कर सकते हैं। जी थैंक यू सर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन ऑब्वियसली मैंने आपको एक जनरल गाइडेंस दी है, बेहतर ही होगा कि आप किसी वकील के पास जाके इसको डिटेल में डिस्कस कर लें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी हेलो हेलो सर, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग, कौन बोल रहे हो, क्या सवाल है आपका? सर मैं शशिकांत बोल रहा हूँ एसेक्स से। जी जी बोलिए। मेरा सवाल है सर, नो रिसोर्स टू पब्लिक फंड के पर मेरी वाइफ यहाँ आई थी 2014 में एंड शी इज कंप्लीटिंग 5 years इन दिस ईयर नवंबर। तो उन्होंने NHS का जो होता है हेल्थ सरचार्ज वो सारा उन्होंने पे किया ही है। अभी रिसेंटली शी हैज बीन डायग्नोज्ड एज डायबिटिक पेशेंट। नाउ शी हैज गॉट सर्टिफिकेट ऑफ एग्जामिनेशन, ऑल डायबिटिक पेशेंट्स गेट दैट जनरली। तो मेरा कहना है सर कि ये फ्री मेडिसिन जो मिलता है NHS से डायबिटिक पेशेंट को, ये नो रिसोर्स टू पब्लिक फंड में काउंट होता है कि नहीं? देखिए ये आपका इंटरेस्टिंग सवाल है, लेकिन जनरली स्पीकिंग पब्लिक फंड्स में अगर आपको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो उसको वो करते हैं, या हाउसिंग बेनिफिट या कोई किसी किस्म के फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो उसको वो काउंट करते हैं, क्योंकि उन्होंने IHS सरचार्ज वगैरह दिया हुआ है। अगर डायबिटीज़ की वजह से उनको एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट मिला है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो पब्लिक फंड में आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ शशिकांत साहब कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? मैं मोहम्मद सरवर बोल रहा हूँ। जी सरवर साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल सारा ये वे कि ਮੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ JR ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ JR ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪੀਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਟ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 15-16 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੈਂ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਸੌਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਉਧਰ जाएगा? देखिए रिजल्ट सरवर साहब, रिजल्ट कहना तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि मुझे तो आपके केस का ही नहीं पता, लेकिन आम तौर पे जब आपको जुडिशल रिव्यू के लिए आप जाते हैं और वहाँ पे आपको परमिशन मिल जाती है तो वो एक मजबूत केस होता है तो कोर्ट जो है परमिशन देती है। और आम तौर पे जब होम ऑफिस आपको ये बोले कि जी हम दोबारा से रिकन्सिडर करेंगे, आप अपना जो आप जुडिशल रिव्यू की एप्लीकेशन है उसको वापस ले लें, तो जनरली स्पीकिंग आपका मजबूत केस बनता है तो ये आपको ऑफ़र करते हैं। मुख्तलिफ और भी रीज़न्स हो सकते हैं लेकिन मैं आम तौर पे बता रहा हूँ। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो क्या आपको परमिशन भी मिली थी जुडिशल रिव्यू की और फिर आपने विड्रॉ कर लिया, होम ऑफिस ने ऑफ़र किया कि वो रिकन्सिडर करेंगे, तो मेरे ख्याल में होपफुली अच्छा कोई मुस्बत जवाब ही आएगा। और इतना टाइम लग गया तो उसके लिए बहरहाल अगर आप अपने वकील के ज़रिए या अगर कोई फिर भी जवाब नहीं आ रहा तो MP के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं होम ऑफिस से। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? मेरा सर में दूसरा सवाल रह गया था, वो कॉल मेरी ड्रॉप हो गई थी। जी बोलिए। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये था कि जिस वक्त आपका ILR प्रोसेस में होता है, आप एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं, अब तो चूंकि डॉक्यूमेंट अब आपको वापस आ जाते हैं ऑनलाइन की जब से सर्विस आई है। जी जी। तो मेरा सवाल ये है कि डॉक्यूमेंट आपके पास है और अगर आपका वीजा आपके पास वैलिड है तो क्या आप इसमें ट्रैवल कर सकते हैं, वरना क्योंकि पहले तो ये था कि अगर आप ट्रैवल कर लेते थे तो आपको डॉक्यूमेंट होम ऑफिस से वापस मंगवाने पड़ते थे, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो विड्रॉ समझा जाती है। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग लेकिन अब चूंकि डॉक्यूमेंट आपके पास है
और वीज़ा भी अगर आपका वैलिड है और आप ट्रैवल कर लेते हैं तो इस सूरत में आपकी जो वो है वो एप्लीकेशन विड्रॉ समझी जाएगी। नंबर एक बात तो ये, और नंबर दो बात, अगर वो विड्रॉ हो जाती है तो जो आपने फी वगैरह जमा कराई हुई होती है वो होम ऑफिस रिफंड करता है क्या? इसका क्या प्रोसेस होता है? देखें, बात यह है कि ऑब्वियसली चूंकि अभी उन्होंने सिस्टम चेंज किया है, पहले तो बिल्कुल ये होता था कि आप सारे डॉक्यूमेंट भिजवा देते थे, आप पासपोर्ट वगैरह ही भिजवा देते थे। अब चूंकि आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं और फिर आप होम ऑफिस में जाते हैं, तो अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है, मैं फिर भी आपको ये नहीं एडवाइस करूँगा कि आप उस पर ट्रैवल करें जब तक कि आपकी एप्लीकेशन डिसाइड ना हो जाए, क्योंकि होम ऑफिस ये कह सकता है कि आप चूँकि चले गए तो आपने एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली, मतलब टेक्निकली। तो इसलिए मेरा मशवरा ये नहीं होगा, जब तक आपकी एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होती आपको ट्रैवल नहीं करना चाहिए। जहाँ तक ऐसी सूरत है कि अगर विड्रॉ हो जाता है तो फ़ीस की क्या सिचुएशन होती है, अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो होम ऑफिस कंसिडर करता है तो उसमें फिर वो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जो कुछ थोड़ा बहुत आपको वापस करते हैं। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, आपको पूरी फ़ीस वापस नहीं होती। अगर आप जो है एप्लीकेशन आपकी कंसिडर हो रही है या हो गई है और आप बीच में चले जाते हैं तो शायद आपको पूरी फ़ीस वापस नहीं होती, लेकिन आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट इट। अगर आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा तो मैं, क्योंकि मुझे याद नहीं रहेगा, तो मैं आपको ईमेल के ज़रिए इसका तफसीलन जवाब दे दूँगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं एजाज बोल रहा हूँ। जी एजाज साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी ये सवाल ये है कि बच्चा जो है वो ब्रिटिश है और बच्ची पाकिस्तानी। जी तो उनके वीजे के लिए अप्लाई करना है, तो वो यूके से करेंगे या पाकिस्तान से करेंगे हम अप्लाई? आप स्पाउस वीज़े की बात कर रहे हैं? जी स्पाउस वीजे की। जी देखें, अब तो ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट होते हैं। आम तौर पे यहाँ पे आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं और आम तौर पे हम बड़ी एप्लीकेशन डील करते हैं स्पाउस वीज़ास की, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है और डॉक्यूमेंट सारे यहाँ पे सबमिट होते हैं यूके में। तो अगर स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन करनी हो तो आपको चाहिए यहाँ पे किसी वकील से रब्ता कर लें, तो आपको पूरे प्रोसीजर और उसमें आपको बता देंगे। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी हेलो सर जी, गुड इवनिंग। मेरा नाम बलवीर है जी, मैं बर्मिंघम से बोल रहा हूँ जी। जी बलवीर साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? हाँ जी सर, एक्चुअली सर हम जर्मन से मूव हुए थे 5 साल पहले जी, तो पीआर तो हमें मिल गई है जी। कहाँ से मूव हुए थे आप? ये परमानेंट रेजिडेंस तो हमें मिल गई है जी। जी सर ये पूछना था, अभी जो 29 मार्च को सेटल स्टेटस में डालना है, तो सर एक्चुअली मैंने 4 साल ना, वो 4 महीने मुझे जॉब नहीं मिली थी, तो मैंने यूनिवर्सल टैक्स क्रेडिट लिया था, उसका कोई असर तो नहीं पड़ेगा मेरे सेटल स्टेटस पे जो भी लेना है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। आपको ऑलरेडी चूंकि परमानेंट रेजिडेंस मिल चुका है तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं होना चाहिए सेटल स्टेटस में, क्योंकि आपको ऑलरेडी परमानेंट स्टेटस मिल चुका हुआ है। लेकिन इसमें बलवीर साहब, इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ देखी जाए कि अभी जो 2-4 हफ्ते हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अभी जैसे कि आपने खुद टीवी में भी देखा होगा, अभी कोई समझ नहीं पड़ी कि कोई डील हो रही है नहीं हो रही। अगर किसी वजह से डील नहीं होती और यूके निकलता है ईयू से, तो फिर क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, फिर क्या हालात होंगे और फिर क्या कवानीन होंगे, तो वो देखने की ज़रूरत है। लेकिन जो अभी करंट सिनारियो है जो आपने मुझे बताया, मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम होगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे बताया जा रहा है व्यूअर्स कि आज के प्रोग्राम का चूँकि वक्त ख़त्म हो गया, इससे मज़ीद हम कॉल्स नहीं ले सकते, तो जिन लोगों से बात नहीं हो सकी, आप अगले हफ्ते मुझसे दोबारा वीनस टीवी पे नेक्स्ट ट्यूसडे 6 बजे इंशाल्लाह दोबारा इस प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझे ईमेल करना चाहें और आपने मुझसे रब्ता करना चाहें इस दौरान, तो मेरा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा है। इस ईमेल एड्रेस पे आप प्रोग्राम के बाद भी मुझसे किसी वक्त भी रब्ता कर सकते हैं। मैं उम्मीद जी, मुझे बताया जा रहा है कि ईमेल एड्रेस उस वक्त डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, तो आप अगर चाहें तो इस ईमेल एड्रेस पे मुझसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं प्रोग्राम के बाद भी किसी वक्त। इंशाल्लाह ज़िंदगी हुई तो अगले हफ्ते आपसे दोबारा नेक्स्ट ट्यूसडे को शाम 6 बजे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।